Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with the editorial discussion for 26th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द वीकनिंग ऑफ द वेस्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स रशिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उसके अगेंस्ट जो वीक जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका कौन सा रिस्पॉन्स रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या उनका रिस्पॉन्स वाज इट एडिक्वेट इनफ, क्या वो इतना था कि यूक्रेन को इस पर्टिकुलर क्राइसिस से बचाया जा सके, राइट. तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे एंड सेकंड विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया. व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ दिस रशिया यूक्रेन का टेंशन ऑन इंडिया. सो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे शेयर मार्केट्स, हमारे जो ऑयल के प्राइसेस है, हमारे जो इन्फ्लेशन है, हमारा गोल्ड का प्राइसेस है, उसमें क्या ऊपर नीचे क्या हो रहा है एग्जैक्टली और कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हम इससे बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है फिर बहुत कम इंपैक्टेड है, एग्जैक्टली क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. नो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दीज टू आर्टिकल्स लेट्स नो टेक अ क्विक रिकैप कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ये जो हमारा जो आज का मेन एडिटोरियल है, ऑल्दो वी आर नॉट डायरेक्टली डिस्कसिंग इट, बट देखिए ये जो एडिटोरियल है डायरेक्टली टॉक्स अबाउट द टाइमलाइन ऑफ एग्जैक्टली रशिया और यूक्रेन का टेंशन जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वो टाइमलाइन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से पुतिन ने अपने जो मूव्स वगैरह है उसको प्ले आउट किया. तो इस पर्टिकुलर जो भी ये मतलब जो भी ये स्टेप्स लिए गए हैं उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन वन सिंपल थिंग. आपको याद होगा जियो पॉलिटिक्स एनाना के लिए मैंने आपको कल एक बहुत ही सिंपल सा एक थॉट दिया था, राइट. द थॉट वाज कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर जो इंटरनेशनल एरेना होता है, जियो पॉलिटिकल एरेना होता है, उसके अंदर देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी. देर इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज इट्स कॉमन इंटरेस्ट. मतलब हर एक कंट्री का जो अपना कॉमन इंटरेस्ट होता है, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज कॉमन. इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है. हर चीज चेंज होती रहती है, अपना आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, आपके एनिमी चेंज हो जाएंगे इंटरनेशनल एरेना के अंदर, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जो भी आपकी नीड्स होगी उसके हिसाब से आपके चेंजेस होते रहेंगे ना. उसी के हिसाब से देर इज ऑल्सो वन मोर थॉट दैट हैज बीन रिटन इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. मतलब द थॉट इज कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे डू. जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज हैं दे डू व्हाट दे डू एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे डू एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट. तो ये आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट हो गया. नाउ बिगनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये फॉलो आउट कैसे हुआ है. देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि जो रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है, दिस इज नॉट बिल्ट ओवर वन डे या फिर 2 डे. ये एक या दो दिन या फिर 1-2 महीनों का यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, क्यूमुलेशन नहीं है. इट हैज बीन एक्यूमुलेटेड ओवर ईयर्स, कुछ ईयर्स एंड आप कह सकते हो कुछ डेकेड से लगातार ये प्रॉब्लम चल रही है. उसी चीज को फाइनली यहाँ पर एक शेप आया है जहां पर ये पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हो गया. लेट्स स्टार्ट. देखिए 1989 और 1990 के आसपास में क्या होता है, जब यूएसएसआर और नेटो दो डिफरेंट ग्रुप्स हुआ करते थे और जो वर्ल्ड था हमारा वो बाइपोलर वर्ल्ड में हुआ करता था. उस टाइम क्या होता है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे ही मीट्स उस टाइम के जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट हुआ, मतलब जो रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनसे बातचीत करते हैं और यूएसए ट्राइज टू असर्ट एक टाइप का एक टाइप का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी यूएसएसआर को कि नाटो जो ग्रुप है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं करेगा. मतलब नेटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं करेगा, मतलब यूएसएसआर की सैंक्टिटी को कोई भी खतरा नहीं होगा. बट द वेरी नेक्स्ट ईयर 1991 में नेटो एक्सपेंडेड और इससे क्या होता है, यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया. जब जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, यहां पर फिर से दोनों कंट्री के लीडर्स मिलते हैं. ऑल्दो यूएसएसआर यहां पर हार चुका था, बट इसके बावजूद यूएसएसआर डिमांडेड सम काइंड ऑफ सैंक्टिटी, कुछ इसने रिस्पेक्ट मांगी और उसके बदले में नेटो ने फिर से अपने पॉइंट्स को रीइटरेट किया. बोला कि हम ईस्टर्न साइड में यहां पर मूव नहीं करेंगे, मतलब हम आप जहां पर हैं हम आपको वहीं छोड़ देंगे. वी डोंट वांट टू फर्दर एस्केलेट दिस पर्टिकुलर टेंशन. बट देखिए 1991 में ये बोला गया था, बट इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स यानी कि 1999 आते आते ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट 15 कंट्री जो कि यूरोपियन मेंबर्स के मतलब अंदर प्रेजेंट थी, जो कि यूरोपियन मेंबर थी, जो कि जो यूरोपियन यूनियन के आसपास में थी, उनमें से 15 में से 14 मेंबर्स को उसने नेटो का ग्रुप बना लिया. मतलब समझ रहे हैं, डिस्पाइट गिविंग अ प्रॉमिस टू रशिया इन 1989 एंड देन अगेन इन 1991 दैट नेटो विल नॉट मूव ईस्टवर्ड्स, 1999 के अंदर 14 ऑफ दोस 15 कंट्रीज दे वर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ नेटो. यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. जब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो रशिया स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि नेटो का एक्सपेंशन इतना फास्ट क्यों हो रहा है. एंड सेकंड चीज, नेटो हैज प्रॉमिस्ड कि वो एक्सपेंड नहीं करेगा, डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड. तो यहां पर 2008 के अंदर क्या होता है, यहां पर नेटो दो डिफरेंट कंट्रीज के आसपास में अटैक करता है, मतलब अटैक इन द सेंस कि उनको अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करता है. फर्स्ट वाज यूक्रेन एंड सेकंड वाज जॉर्जिया. नाउ यूक्रेन और जॉर्जिया दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रशिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप जानते हैं कि यूक्रेन और जॉर्जिया दोनों ही रशिया के डायरेक्ट नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं. तो अगर आप इमीडिएट नेबर्स हैं तो आप उसको बचाना चाहेंगे, राइट. तो 2008 में क्या होता है, रशिया यहां पे डायरेक्टली इंटरवीन करती है जॉर्जिया के अंदर और जॉर्जिया के अंदर घुस जाती है. और इंटरवीन करने के बाद इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी लाने के चक्कर में, मतलब इट सेज कि हम स्टेबिलिटी लाने जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो नेटो को वहां से बाहर निकालने जा रहे होते हैं. दे ट्राई टू डू अ मिलिट्री एक्सपेडिशन छोटा सा और वहां से नेटो को बाहर निकाल देते हैं एंड जॉर्जिया को फिर से वो रिकैप्चर कर लेते हैं, मतलब काइंड ऑफ जॉर्जिया को इंडिपेंडेंट बना के छोड़ देते हैं.
ये था 2008 की बात, जब 2008 के अंदर जॉर्जिया के ऊपर अटैक हुआ था। सिमिलरली 2014 की बात थी जब फिर से नेटो यहां पर यूक्रेन को यहां पर अपने अंदर मिलाने की बात करता है, यूक्रेन को फिर से बचाने के लिए 2014 के अंदर रशिया जो है यूक्रेन के नीचे वाला पार्ट दैट वाज कॉल्ड एज क्रीमिया के अंदर यहां पे डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करता है और क्रीमिया को पूरी तरीके से एनेक्स कर लेता है, उसको अपने कैप्चर में कर लेता है। ये था हमारा बैकग्राउंड देखिए, इस 2014 का जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर क्रीमिया में स्टार्ट होता है, उसके कारण कुछ यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप वगैरह होते हैं, आपको जानते हैं, हम उसके बारे में काफी बात कर चुके हैं। वो सेपरेटिस्ट ग्रुप वगैरह इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने इंडिपेंडेंसी मतलब डिमांड करने लगते हैं। तो 2014 के अंदर फ्रांस, जर्मनी, ये सब कुछ कंट्री मिलकर क्या करती है, मिन्स्क अकॉर्ड बनाती है। मिन्स्क अकॉर्ड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, बट डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। 2015 के अंदर फिर से मिन्स्क अकॉर्ड 2 बनाया था, मिन्स्क का पार्ट 2 बनाया जाता है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक नॉर्मेंडी फॉर्मेट का ग्रुप बनाया जाता है। नॉर्मेंडी फॉर्मेट कौन कौन से मेंबर थे नॉर्मेंडी, आपको याद है? फर्स्ट वाज रशिया, सेकंड वाज यूक्रेन। ये दोनों तो डायरेक्टली विक्टिम्स थे। इसके अलावा फ्रांस एंड जर्मनी, दीज वर ट्राइंग टू मीडिएट, यानी कि रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड जर्मनी, ये 4 कंट्री साथ में आती है, एक नॉर्मेंडी ग्रुप बनाती है ताकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। बट ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता है। एंड 2020 का वो टाइम था जिस टाइम एक्चुअली यूक्रेन ये बोलता है कि वी आर रेडी टू ज्वाइन नेटो। ठीक है, सो आपको ध्यान समझना है, यूक्रेन ने बोला था नेटो को कि हम आपको ज्वाइन करने को रेडी है, एंड दैट्स व्हाई यूक्रेन साइंड अ डील विद नेटो दैट वाज कॉल्ड एज कि यूक्रेन जो है वो नेटो का एनहांस्ड पार्टनर बन गया 2020 के अंदर। नाउ दिस वाज द थिंग वेयर पुतिन एक्चुअली लॉस्ट इट, और इसके बाद इस चीज को मतलब फाइट ऑफ करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए पुतिन स्टार्टेड अ वॉर इन 2022, जो हम अभी देख रहे हैं, जिस चीज का एस्केलेशन अभी हम देख रहे हैं। ये था हमारा, देखिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ये पूरा चीजें डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एक टाइमलाइन बता दिया। तो इनडायरेक्टली वी हैव एक्चुअली डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओनली, जहां पर ये बात करता है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ और आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए क्या कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में हमने बात कर ली। नाउ व्हाट कुड हैपन एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वो हम बात करने वाले हैं अपने जो फर्स्ट एटोरियल है उसके अंदर। सो लेट्स मूव ऑन। यहां पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पर उनकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है, उनकी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डाउन हो जाती है। मतलब आर दे मतलब ट्राइंग टू एक्चुअली, क्या वो सच में उतना रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए? क्या वो सच में यूक्रेन की उतनी हेल्प कर पा रहे हैं रशिया से? नहीं कर पा रहे ना। तो देखते हैं उसके बारे में क्या है। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर फुल स्केल इन्वेजन स्टार्ट हो गया है रशिया के द्वारा, और रशिया इज क्रिएटिंग लिटरली हैवक ऑन यूक्रेन, और उसके कैपिटल जो कीव है उसके आसपास बहुत ज्यादा हैवक मचा है। देखिए इससे पहले यूएन के सिक्योरिटी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे जो एंटोनियो सर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, यानी कि बहुत ही मोमेंट ऑफ पेरिल है, ये बहुत ही मोमेंट ऑफ वीकनेस है, जहां पर हमें हर एक कंट्री को साथ आना होगा और इस पर्टिकुलर चीज को होने से रोकना होगा। रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन जो इमर्ज हो रहा है यहाँ पर, उस चीज को रोकना होगा, डीएस्केलेट करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर ये चीज डीएस्केलेट नहीं होता है तो दिस कुड एक्चुअली enlarge into a full blown war, और वही चीज अभी हो गया। देखिए मिस्टर पुतिन हमेशा ये बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट और ऑनेस्ट डायलॉग के लिए ओपन हूं, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे तो पुतिन ऑल्दो ये बोलते तो हैं कि मैं डायलॉग के लिए ओपन हूं, बट जैसे जैसे पुतिन ने स्टेप्स लिए हैं वैसे वैसे एक्चुअली डायलॉग को करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। डायलॉग यहां पर सस्टेन नहीं हो पाया बिल्कुल भी, राइट? मतलब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा ना। देखिए अगर पुतिन और बाइडेन अगर मीट करते हैं, दोनों ने अगर आपस में कोई बातचीत की है, तो बोथ विल हैव टू स्टैंड ऑन जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स वगैरह किए हैं, दोनों की उसके ऊपर स्टैंड करना होगा। इट कांट हैपन कि एक पर्टिकुलर कंट्री स्टैंड कर रही है और सेकंड कंट्री स्टैंड नहीं कर रही है। इसके अलावा रशिया का फॉरेन मिनिस्ट्री भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट देता है, राइट? जस्ट बिफोर द वॉर दे गिव अ स्टेटमेंट कि रशिया को ब्लेम किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के अंदर क्राइसिस क्रिएट की है, बट दिस इज अ इन्वेंशन। मतलब ये जो नैरेटिव बनाई हुई है, नैरेटिव मतलब ये जो झूठ फैलाया हुआ है, दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेंशन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज इस झूठ को फैला रही है कि रशिया रिस्पॉन्सिबल है यूक्रेन की क्राइसिस के लिए, बट एक्चुअली इट इज द वेस्टर्न कंट्रीज विच इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए हम बहुत दिनों से इस पर्टिकुलर डर के अंदर बैठे हुए थे, राइट? जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, दे वर इन द स्टेट ऑफ फियर कि एग्जैक्टली कभी भी रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, और हम ये चीज लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मतलब वी वर इवन ऑलमोस्ट असर्टन कि इस बार रशिया शायद अटैक नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर, बट डिस्पाइट द फैक्ट रशिया एक्चुअली अटैक्ड ऑन यूक्रेन। इन्वेजन हैज हैपेंड। और देखिए रशिया का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, रशिया का यहाँ पर सिंगल सा स्टेटमेंट ये है कि वी डू नॉट प्लान टू ऑक्यूपाई यूक्रेन। हम ऑक्यूपाई नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए ऑब्वियस सी बात है, रशिया कभी भी यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बिकॉज एक्चुअली रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह काम करे। रशिया डज नॉट वांट्स द लैंड ऑफ यूक्रेन। जो रशिया है, रशिया को इसका लैंड नहीं चाहिए, रशिया के पास अपना खुद का बहुत लैंड है। द पॉइंट इज रशिया चाहता है कि यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह काम करे, वो नेटो को ज्वाइन ना करे। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझ गए कि रशिया इसको ऑक्यूपाई करने की बात नहीं कर रहा है, वो यहां पर ये बोल रहा है कि हम इसे सिर्फ डीमिलिटराइज, मतलब इस पर्टिकुलर जोन को करना चाहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीमिलिटराइज? मिलिटराइज का मतलब होता है जहां पे वेपन्स वगैरह लगाए जाते हैं उसी को हटाना, दैट इज कॉल्ड एज डीमिलिटराइजेशन। तो सिंपल वर्ड्स में नेटो के जितने मेंबर्स वगैरह अगर यूक्रेन तक आ गए हैं उसको हटाना है। सेकंड चीज, यूक्रेन का जितने भी फोर्सेस वगैरह हैं उसके वॉर को रख, मतलब अगर वो सरेंडर कर दे, मतलब यूक्रेन को लोग अगर सरेंडर कर दे तो हम इस वॉर को रोक देंगे। दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ रशिया। बट जस्ट ट्राई टू थिंक, क्या यूक्रेन आपको लगता है कि इट विल इजीली सरेंडर?
नॉट एट ऑल, राइट। देखिए ये यूक्रेन के अपने खुद का नेशनल फ्रीडम की बात है, यूक्रेन विल नेवर स्टैंड डाउन। ये देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में एक दोनों की अपने अपने डिस्प्यूट चल रही है। ऑल द यूक्रेन हैज बीन कहीं ना कहीं इसको भड़काया गया है बाय वेस्टर्न कंट्रीज टू हैव अ वॉर विद रशिया, बट द पॉइंट इज कि अब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वही यूक्रेन के साथ यहाँ पे खड़ी नहीं है। नाउ अगर आप इन्वेजन के जस्ट पहले की बात करेंगे, मतलब जब इन्वेजन परसों स्टार्ट हुआ था उससे जस्ट पहले की बात करेंगे, तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एक्चुअली सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए मॉस्को के ऊपर। नाउ देखिए और मॉस्को का जो मॉस्को बेसिकली रशिया है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, एक पहली बात तो मिस्टर पुतिन के ऊपर इंडिविजुअली बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, और सेकंड चीज बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट जो कि रशिया के साथ लिंक्ड है उन सबके ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शन लगा दिए गए। ठीक है, जर्मनी की अगर आप बात करेंगे, जर्मनी ने जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि इतना इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसको सस्पेंड कर दिया पूरी तरीके से फॉर द टाइम बिंग। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सैंक्शन लगाए गए हैं, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है मतलब इसके ऊपर, रशिया के ऊपर। रशिया इन सब चीजों को दिमाग में लेके चल रहा था कि सैंक्शन लगने वाले हैं, एंड इट हैड प्लान्ड इट्स जो इन्वेजन है इट हैड प्लान्ड इट। तो अगर प्लान किया हुआ था इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल है, बट ऑल द मुश्किल है, बट इसको रोकना बहुत जरूरी है। एक तरफ समझिए जो हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि अभी जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है तो जितने भी वॉशिंगटन के अलाइज है, मतलब जितने भी यूएस के अलाइज है, जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, डायरेक्टली दे विल रिस्पॉन्ड इन अ डिसाइसिव वे, इन अ यूनाइटेड वे। ये बोलते तो है कि हम यूनाइटेड वे में अटैक करेंगे, हम यूनाइटेड वे में यूक्रेन को बचाएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अभी तक ऐसा हो गया है कि यूक्रेन के बचाने के लिए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है, कोई भी ऐसा कुछ किया नहीं गया है। देखिए जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बहुत ही मर्की वाटर्स के अंदर है, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले हैं। और इसी चीज के लिए अगर आप देखेंगे जो यूरोपियन काउंसिल के हेड है उनका भी स्टेटमेंट यह है कि देखिए अगर आप नेटो के पीछे पड़ो रहोगे ना कि नेटो अगर आके बचाएगा आपको, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यूरोपियन काउंसिल को जो अपना यूरोपियन यूनियन है, उनका जो यूरोपियन यूनियन है, उनको खुद यूनाइट होना पड़ेगा, उनको खुद ही यहाँ पर एक साथ आना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज दे कांट जस्ट स्टैंड डाउन कि नेटो आकर हमें बचाएगा। आई होप आप इसी को समझ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का जितना भी नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबका सब झुटला हुआ मतलब देखा जा रहा है। बाइडन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर इंडिविजुअल डिसीजंस लेने स्टार्ट किए जहाँ पे उन्होंने खुद कुछ मैसिव पैकेज ऑफ सैंक्शंस वगैरह लगाने स्टार्ट किए हैं, और ये सैंक्शन जो है दीज आर द वन ऑफ द हाईएस्ट सैंक्शन जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगाए गए थे। तो लेट मी टर्म दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए यूरोप हैज सीन 3 वॉर्स, अभी तक 3 टोटल वॉर हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वॉर जो कि चल रहा है ऑलरेडी। देखिए समझिए, देयर वाज वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जो था इट स्टार्टेड इन 1914 एंड इट वेंट ऑन टू 1918, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर 2 आया, इट स्टार्टेड इन 1942 एंड इट स्टार्टेड मतलब ये रहा 1945 तक। तो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है यहाँ पर, तो देयर वाज अ ग्रुप दैट वाज मेड दैट वाज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का सिर्फ एक सिंपल सा काम ये था कि प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसका बस एक ही काम है। देखिए बाकी जितने भी काम आप देखते हैं ना सबके सब इसके सब्सिडरी फंक्शंस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर 3 एंड दैट इज व्हाई यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्मड इन 1945, ठीक है। अब देखिए इफ यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्मड इन 1945, पॉइंट इज क्या यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल है? सोचिए मतलब हल्के ध्यान से सोचिए, यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर सिंपल सा काम ये था कि उसको वॉर रोकना था, बट 1945 की इमीडिएटली 1950s आते आते दोनों कंट्री यानी कि यूएसएस और नेटो के बीच में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर छिड़ गया। तो टेक्निकली तो यूनाइटेड नेशन उसी दिन फेल हो गया था जिस दिन कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। देखिए ऑल्दो दिस कोल्ड वॉर वाज नॉट डायरेक्ट एस्केलेशन, इसमें डायरेक्टली मिलिट्री वेपन्स यूज नहीं हो रहे थे, बट इनडायरेक्टली बहुत सारा वॉर ऑलरेडी मतलब फाइट हो रहा था। स्पेस वॉर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो गया। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सफर होना स्टार्ट हो गया। तो पॉइंट इज इसी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर ये सब चीजें बनाई गई थी, बट उसी चीज को यूनाइटेड नेशन कर नहीं पाया, ठीक है। आई होप आप इन चीजों को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर रिस्पांस की बात करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्पांस। दोनों कंट्री के रिस्पांस को समझते हैं। एक तरफ रशिया है, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज है। रशिया का अगर आप रिस्पांस देखेंगे, दैट हैज बीन अ रिजॉल्व्ड रिस्पांस, दैट इज अ सिंगल माइंडेड रिस्पांस कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है रशिया को एग्जैक्टली पता है। डिस्पाइट द सैंक्शंस इट हैज नॉट स्टॉप्ड, रशिया लगातार स्टेप्स ले रहा है। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्री के सैंक्शन को देखें, वेस्टर्न कंट्री के जो रिस्पांस उनको देखेंगे तो इट हैज बीन इनकोहेरेंट। वो सबके सब एक साथ मिलकर एक सिंगल सोच भी नहीं रहे, मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के जो स्टेटमेंट्स सबके अपने अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। दे आर नॉट इवन यूनाइटेड, they are not even united and they are not even giving a unique response। वो एक खुद का एक यूनाइटेड रिस्पांस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑल्दो हम सबको हमने आपको याद होगा कल बात की थी जहां पर एक बहुत जरूरी है जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है उसका एक रिस्ट्रक्चरिंग करना, स्पेशली यूरोप के अंदर। मतलब यूरोप के अंदर कोल्ड वॉर के बाद 1990s के आसपास में कोल्ड वॉर फिनिश हुआ था। कोल्ड वॉर के बाद वाला जो टाइम है उसमें किस तरीके से किसके पास कितनी पावर है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। यहाँ पे रशिया को अगर आप छोड़ दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू अ स्टेबल टाइम्स। ऑब्वियसली रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड यू नीड टू कीप इट्स डिमांड्स आल्सो इन माइंड।
तो रशिया के डिमांड्स को माइंड में लेके चलना, दैट इज द मेन थिंग यहाँ पर, ठीक है। और इसको रिस्ट्रक्शन अगर आपको करनी है ना, तो वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पर रशिया के साथ मिलकर बात करनी होगी यहाँ पर। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्री की बात करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज का एक इनकोहेरेंट रिस्पॉन्स आया है, सबकी अपने अलग अलग थ्योरीज आ रहे हैं। देयर इज अ लैक ऑफ इमेजिनेशन, देयर इज अ लैक ऑफ विल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर कोई एक सिंगल कंट्री यहाँ पे लीडर बन के नहीं आ रही है जो कि रशिया को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर सके, जो रशिया से बातचीत करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे डिप्लोमेटिक तरीके से। देखिए, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं, आपने पिछले आई गेस 2 दिनों के अंदर यूट्यूब डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म वगैरह आपने उसके अंदर वीडियो देखी होंगी कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं, यूक्रेन के सोल्जर्स हैं, हाउ दे हैव डाइड, how they have been killed actually. The point is कि war is not the solution, the only solution is diplomatic channels. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिर्फ टेबल पे बैठ के ही बात हो सकती है, दोनों के डिमांड्स को सामने रख के बात हो सकती है, there is no other way. अगर आप अभी मिस्टर बाइडेन के लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनके लीडरशिप के बारे में बात कीजिए, इट हैज बीन फाउंड वांटिंग, अभी भी ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो लीडरशिप में क्या कर रहे हैं। ही हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स अभी तक वो ले नहीं पाए हैं। बहुत ही एक स्टेप उन्होंने लिया है कि सैंक्शन लगा दिए, दैट्स इट, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। बट अगर आप 2 दिन पहले की बात करेंगे, यूएस वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। अब राइट नाउ तो यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन इज द ओनली कंट्री जो कि यहाँ पर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर हर चीज को झेल रही है। आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। रशिया यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रही है, एंड यूक्रेन को कोई यहाँ पर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूक्रेन को सिर्फ यहाँ पे मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है। बट द पॉइंट इज कि यूक्रेन डज नॉट नीड्स यहाँ पे मॉरल या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ पर उसको चाहिए वेपन्स, उसको चाहिए जो डिफरेंट चीजें। आई एम नॉट ट्राइंग टू पर्सोनिफाई एनीथिंग, देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वॉर को एस्केलेट करो, वॉर को एस्केलेट करने का पॉइंट नहीं है। द पॉइंट इज कि यूक्रेन यूक्रेन ने एक्चुअली ये वॉर स्टार्ट ही इसलिए किया था, मतलब यूक्रेन एक्चुअली वॉर स्टार्ट नहीं करता, बट यूक्रेन ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो हार्श स्टेप्स लिए हैं, दैट इज बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि वेस्टर्न कंट्री उसके साथ में खड़ी है। बट वेस्टर्न कंट्रीज आप देख सकते हैं, पिछले 2 दिनों से लगातार वॉर चल रहा है, एंड नो वेस्टर्न कंट्रीज हैव डायरेक्टली कम टू द रेस्क्यू ऑफ यूक्रेन, राइट। ये मेन प्रॉब्लम चल रही है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को देखिए संभालने की जरूरत है। यहाँ पर वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, यहाँ पर वी हैव टू यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स, हमें डिफरेंट कोलिशंस बनाने होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर अलग अलग रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, जर्मनी को देखिए, जर्मनी ने बोला है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कोई भी हो, लेकिन वो जर्मन मेड वेपन्स को, मतलब ऐसे वेपन जो कि जर्मनी के द्वारा बनाए गए हैं, उसको आप यूक्रेन को नहीं दोगे, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये जर्मनी बोल रहा है कि मेरे द्वारा बनाए हुए वेपन्स, मतलब जर्मन मेड वेपन्स को आप यूक्रेन को नहीं दोगे। इनडायरेक्टली देखिए, जर्मनी का स्टेप सही भी है, यूक्रेन के पास अगर वेपन नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वॉर रुकेगा। बट द सेकंड चीजों को भी हमें ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ देखिए, एक तरफ तो हम यूक्रेन को रोक रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी आल्सो हैव टू स्टॉप रशिया। हमें पुतिन को रोकना भी उतना इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया जर्मनी, सही। देखते हैं फ्रांस। देखिए, फ्रांस इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहा है अपने खुद की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को शो करने के लिए। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, जो इमानुएल मैक्रोन है, आपको याद होगा कल हमने उसके बारे में एक स्टेटमेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि नेटो जो है राइट नाउ ब्रेन डेड हो चुका है। नाउ नेटो इज ब्रेन डेड, और जो यूरोपियन यूनियन है, इट नीड्स टू टेक इंडिपेंडेंट decisions independent of USA, decisions independent of NATO. They need to take their own decisions. तो अब देख रहे हैं यहाँ पर फ्रांस अपनी खुद की लीडरशिप शो करना चाह रहा है, जर्मनी ने यहाँ पे वेपन्स देने को मना कर दिया, यूएसए यहाँ पर अपने खुद के राग लाप रहा है। द पॉइंट बीइंग, यहाँ पर कोई भी 2 कंट्री साथ में मिलकर एक कॉमन स्टेप्स नहीं ले रही है। देखिए, कुछ यहाँ पे ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस? लेट मी शो यू। देखिए, दिस इज यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। नाउ दिस इज यूरोप, दिस इज यूके, ऑलराइट। देखिए, दिस इज अफ्रीका, ऑलराइट। Point is, this is Atlantic Ocean, right? This is Atlantic Ocean. Now, this is North America. This is Europe. The point being कि ये कंट्रीज और ये कंट्रीज जब आपस में मिलकर ट्रेड करती हैं या फिर आपस में मिलकर कोई भी अलायंस करती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस अटलांटिक अलायंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। ट्रांस अटलांटिक अलायंस का मतलब होता है जब अटलांटिक के दोनों तरफ जो कंट्रीज हैं, यानी कि इस तरफ से यूएस, कनाडा, ये मैक्सिको, ये सब हो गए, और इस तरफ से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, ये सब जब साथ में मिलकर आपस में ट्रेड करती है, आपस में कोई अलायंसेस वगैरह करती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस। द पॉइंट इज कि ऑल द ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस बने हुए हैं। वी हैव यूरोपियन यूनियन, वी हैव नेटो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट द पॉइंट इज दे हैव बेयरली फंक्शन, दे हैव नॉट फंक्शन एट ऑल, ठीक है। अगर आप मिस्टर बाइडेन के बारे में बात करेंगे, वो एक प्रॉपर यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप्स को एक साथ लेके चल भी नहीं पाए हैं। वो एक अच्छा सा एक बेसिकली कोहेरेंट एक ग्रुप भी नहीं बना पा रहे हैं एग्जैक्टली कि हर एक कंट्री के अपने अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हो, कॉमन एम्स हो। द पॉइंट इज, हर एक कंट्री यहाँ पर अपना खुद का राग लाप रही है, हर एक कंट्री यहाँ पर अपने खुद के डिमांड सामने रख रही है। अगर आप सेकंड व्यू को देखेंगे, क्या यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ अपने ट्रेड को कट करना चाहेगा? समझिए, देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो एनर्जी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई है। कैसे? देखिए, टोटल गैस जो नेचुरल गैस वगैरह जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यूरोपियन यूनियन खरीदता है, उसका 39%, मतलब ऑलमोस्ट 40% गैस जो है वो खरीदता है रशिया से। सेकंड चीज, जितना ऑयल खरीदता है यूरोपियन यूनियन, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ऑयल। समझिए, 39% ऑफ द गैस एंड 30% ऑफ द ऑयल उसके लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो रशिया के ऊपर। सिमिलरली, जो सेंट्रल जो यूरोपियन कंट्रीज है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अगर आप उसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% दे आर डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस। मतलब अगर रशिया ने कल को उनको गैस देना मना कर दिया तो दे डोंट हैव इमीडिएट सप्लाई ऑफ गैस,
देखिए लॉन्ग टर्म में उनके पास और भी गैस के सप्लाई आ जाएंगे, यूएस उनको दे देगा, इजराइल दे देगा, ईरान दे देगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज शॉर्ट टर्म में उनके पास कोई भी गैस का सप्लाई नहीं रहेगा, उनके पास ऑयल का सप्लाई नहीं रहेगा। एंड यू वेरी वेल नो कि राइट नाउ गैस और ऑयल की क्या डिमांड है और क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअली हमारे मार्केट के अंदर। अगर कल को गैस एंड ऑयल किसी भी कंट्री का अचानक से बंद कर दिया जाता है तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी, वी ऑल नो दैट राइट। इसी चीज को यहां पर ध्यान में रखते हुए देखिए एक चीज तो हमें पता है कि ऑल्दो मतलब बहुत ज्यादा चीजें क्लियर है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राइट नाउ रशिया के जो ऑयल्स वगैरह है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई सैंक्शन वगैरह नहीं लगाए गए इसी चीज के कारण। रशिया ने यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर कर दिया है कि अपने खुद के डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी टाइप के फोर्स को यूज कर सकती है। ठीक है, रशिया ने ये चीज क्लियर किया है, रशिया ने अपने एक्शन से भी, रशिया ने अपनी बातों से भी ये चीज बहुत ही क्लियर कर दिया है कि इट इज रेडी टू यूज फोर्स टू गेट इट्स डिमांड फुलफिल्ड। बट द पॉइंट इज कि वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले रही है, वेस्टर्न कंट्रीज यहां पर एक कोहेरेंट स्टेप भी नहीं दे पा रही है। कोहेरेंट मींस एक टाइप का टुगेदर वाला, मतलब साथ में मिलकर एक टाइप का कोई भी स्टेप भी ले नहीं पा रही है। इसी चीज के लिए यहां पर देखिए इस चीज को यहां पर चेंज करना होगा। इस चीज को अगर चेंज करना है तो हमें एक चीज समझना होगा कि एक्जैक्टली कार्ड्स किसके पास हैं। देखिए समझते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कंट्री मतलब ऊपर वही कंट्री होती है, आगे वही कंट्री होती है जो कि स्टेप लेने के लिए क्षमता रखती है, मतलब जो स्टेप्स ले सकती है। तो राइट नाउ मिस्टर पुतिन जो है वो कोई भी स्टेप लेने को रेडी है, बट वेस्टर्न कंट्री इज नॉट रेडी टू डू मतलब एनीथिंग, कोई भी इवन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर कोई प्रोवोकेटिव स्टेप लेने को रेडी नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज, बट रशिया इज रेडी टू इट। तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो एक्चुअली जो इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर वॉर को खत्म करने का वो रशिया के पास है। रशिया चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर डे इस पर्टिकुलर वॉर को फिनिश कर सकता है। नाउ इट इज ऑन द विल ऑफ पुतिन एंड इट्स ऑन द विल ऑफ रशिया कि ये पर्टिकुलर वॉर कब खत्म होता है, बट लेट्स होप कि ये पर्टिकुलर वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली इंपैक्टिंग जस्ट कुछ कंट्रीज, बट इट इज एक्चुअली इंपैक्टिंग द ह्यूमैनिटी एज अ होल। ठीक है, हमें इस चीज को समझना होगा। नाउ एक चीज और समझिए, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो बहुत ही रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव रिस्पॉन्स? देखिए दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिएक्टिव रिस्पॉन्स। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले से कोई जो स्टेप्स लेते हो, एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है देन उसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी में उसके अगेंस्ट को डिसीजन लेने की मतलब कोशिश करते हो, दैट इज थिंग इज कॉल्ड एज रिएक्टिव रिस्पॉन्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन एक्चुअली ट्राइंग टू टेक रिएक्टिव रिस्पॉन्स। अगर ये प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स लेंगे तो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी, बट दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर आप ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को समझेंगे, जो हमारे वर्ल्ड का जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें एक चीज देखिए हमेशा बोला जाता है, द स्मॉलर एंड वीकर सेक्शन, जो स्मॉलर एंड वीकर जो नेशंस है जैसे कि यूक्रेन हो गया, दे ऑलवेज स्ट्रगल टू प्रिजर्व देयर ओन आइडेंटिटी, टू प्रिजर्व देयर ओन एग्जिस्टेंस। वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को बचाने के लिए वो लगातार फाइट करते हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज लाइक रशिया। तो यही चीज यहाँ पर यूक्रेन कर रही है। वी नीड टू हेल्प इट आउट, वी नीड टू प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए इंडिया ऑल्दो इट कांट टेक स्टेप, ऑल्दो इंडिया कांट टेक साइड्स, दैट इज वेरी एमिनेंट, दैट इज वेरी क्लियर कि इंडिया विल नॉट टेक साइड। एक्चुअली अभी रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इंडिया हैज अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया ने बोला था कि इट वांट्स इंडिया सपोर्ट, डिस्पाइट द फैक्ट मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया को के सपोर्ट में इंडिया ने बोलने से मना कर दिया। सिमिलरली यूक्रेन के सपोर्ट में भी बोलने से मना कर दिया। मतलब पॉइंट इज कि इंडिया डिड नॉट टेक एनी साइड्स। द पॉइंट इज कि इंडिया एक साइड्स नहीं ले सकती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है बिकॉज इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशन विद बोथ, यूएसए के साथ भी रशिया के साथ भी। इंडिया डज नॉट वांट्स कि दोनों में से किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप खराब हो। अगेन ट्राई टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इंटरनेशनल जो एरेना होता है उसमें जो जियोपॉलिटिकल एरेना होता है उसके अंदर देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, वी ओनली हैव आवर कॉमन इंटरेस्ट, वी ओनली हैव आवर ओन परमानेंट इंटरेस्ट। राइट नाउ इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि रशिया और यूएसए दोनों को साथ लेके चले, बैलेंस लेके चले, दोनों को एक सिंगल थ्रेड में लेके चलने के लिए यहाँ पर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए देयर इज नो अदर ग्लोबल पावर जो कि इस चीज के अंदर इंटरवीन करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। Just try to think. चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि सुपर पावर बनने की कोशिश तो कर रही है, बट आपको लगता है कि चाइना यहाँ पर यूएस और रशिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या फिर इस प्रॉब्लम को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी? अगर आप रशिया और चाइना का जो एक्सेस है उसको देखेंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रॉगर हो रहा है। और उन्हें एक चीज पता है, देखिए रशिया और चाइना दोनों एक टाइप की कंट्रीज है, उनको एक चीज पता है कि अगर उन्होंने किसी वेस्टर्न कंट्री के ऊपर अटैक कर भी दिया ना तो वेस्टर्न कंट्री यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज दे आर नॉट इवन पुटिंग अप अ फाइट। वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट इवन पुटिंग अप अ फाइट। सो आज अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, पहले अगर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, रशिया ने अगर जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया था, रशिया ने अगर बेलारूस के ऊपर अटैक किया था, देन व्हाट्स द पॉइंट कि चाइना कल को ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा? Now you must understand this particular thing. These are all interlinked. These are all part of international relation. China is very closely watching this particular thing कि वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं ले रही है। एंड दैट्स वाई ये एक बहुत ही इनफैक्चुअल वेस्टर्न रिस्पॉन्स है, एंड दैट इज वाई इट हैज एम्बोल्डन रशिया। रशिया के सामने अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता तो शायद रशिया कुछ नहीं कर पाती, बट रशिया के सामने यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं आ रहा, कोई भी वेस्टर्न कंट्री यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं ले रही है। दैट इज वाई रशिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स। रशिया यहाँ पर कोई रोकने वाला है नहीं। सिमिलरली चाइना के सामने भी कोई रोकने वाला नहीं होगा अगर इसने ताइवान पर कल को अटैक कर ही दिया तो। समझिए कल हमने एक चीज समझा था कि देखिए वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएसए वगैरह है जो है सबका यहाँ पर रिस्पॉन्स, जो सबका जो ध्यान है राइट नाउ रशिया के ऊपर है, यूक्रेन के ऊपर है। तो अभी जो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है ना वो पूरी तरीके से अनगार्डेड है। तो इंडो पैसिफिक पार्ट के अंदर उसको गार्ड करने के लिए एक लीडर चाहिए और उस लीडर के लिए इंडिया एक इमर्ज होने की कोशिश कर रहा है। द पॉइंट इज कि चाइना इज ऑल्सो देयर ना,
चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू इमर्ज इन दिस पर्टिकुलर एरेना, और चाइना तो अभी से नहीं, चाइना तो काफी 10 सालों से ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर एरेना के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सो चाइना यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को क्यों नहीं डील करेगा, इसे समझना होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए चाइना भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो इंडिया एक्चुअली वांट, मतलब इंडिया एक्चुअली नीड्स टू टेक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यहाँ पर। इस अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया कौन से स्टेप्स लेता है, सिमिलरली चाइना कौन से स्टेप्स लेता है, ये एक्चुअली डिसाइड करेगा कि अगले 10 सालों तक इंडो पैसिफिक के अंदर कौन अपनी हेजेमनी को बना के रख सकता है। देखिए इंडिया को अपने अगर अपनी लीडरशिप को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है तो इंडिया नीड्स टू टेक स्टेप्स नाउ। हल्का सा यहाँ पर बैकग्राउंड समझते हैं। कंक्लूजन में फाइनली कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ऑथर वो बोलते हैं कि 1972 में फरवरी का ही वीक चल रहा था, मतलब फरवरी का ही महीना चल रहा था, लास्ट वीक ऑफ फरवरी चल रही थी, जब यूएसए ने चाइना के साथ यहाँ पे एक डील की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने चाइना को एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर की तरह माना था 1972 में, एंड दैट वाज द टाइम जब एक्चुअली ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। बिकॉज देखिए यूएस ने जब चाइना को यहाँ पर एक पावर की तरह मतलब रिकॉग्नाइज किया था, तो चाइना को एक टाइप बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, और चाइना ने यहाँ पर चाइना अगले कुछ सालों के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरा। सिमिलरली यूएसए यहाँ पर एक पूरा का पूरा कोल्ड वॉर जीत गया। तो सिमिलरली जस्ट लाइक दैट वंस अगेन बैलेंस ऑफ पावर जो है फिर से यहाँ पर फ्लक्स के अंदर आया हुआ है, मतलब फिर से यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर का जो प्रॉब्लम है, फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, और चाइना यहाँ पर फिर से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है, बट दिस टाइम नॉट विद यूएसए बट विद चाइना, बट विद रशिया एक्चुअली। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, चाइना ने यहाँ पर पार्टनरशिप क्रिएट किया था यूएस के साथ, और उसके कारण रशिया हारा था। ठीक है, नो दिस टाइम चाइना इज ट्राइंग टू फोर्ज अ पार्टनरशिप विद रशिया, बिकॉज आप जानते हैं दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज है, दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब कोऑपरेटिवली काफी क्लोज है। तो एक्चुअली इस बार देखिए क्या होता है हमें पता नहीं है, बट इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन कि हाउ इफेक्टिवली ये रिस्पॉन्ड करता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। फाइनली देखिए वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि ऑल्दो दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द रशिया यूक्रेन का जो है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ पावर पॉलिटिक्स, जहां पर दोनों कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स दिस इज ऑल्दो अनफोल्डिंग इन यूरोप, राइट, यूरोपियन कंट्री के अंदर हो रहा है, बट इसके ramifications है, इसके जो भी यहाँ पे consequences है, it is being scorched the worldwide, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, एंड मच बियॉन्ड यूरोप, इवन टू द इंडिया, इवन टू चाइना, मतलब एवरी सिंगल कंट्री, हर एक कंट्रीज का इससे मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है। देयर इज नो कंट्री जो कि इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई ना। देखिए एज यू नो कि अभी के टाइम में हम जितने भी एड रूल्स वगैरह को बात कर रहे हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के आसपास मूव कर रहे हैं। सिमिलरली हमने पीछे समझा कि एक्जैक्टली वेस्टर्न कंट्री का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स जो रशियन इन्वेजन के लिए वो कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इनफ है फिर नहीं है। हम जैसा हमने देखा बहुत सारी कंट्री है जो कि यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सिमिलरली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली इंडिया के ऊपर उसको क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या इंडिया के ऊपर उस पर्टिकुलर वॉर का डायरेक्टली कोई इंपैक्ट आया है फिर नहीं आया है, अगर आया है तो क्या आया है, क्या हमारी जो इकोनॉमी है उसके कारण कुछ चेंजेस आए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए कॉन्टेक्स्ट अगेन यू नो कि रशिया की मिलिट्री ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, और इसके कारण जो हमारा जितना भी मार्केट है, जितना भी हमारा स्टॉक मार्केट है, इट एक्चुअली क्रैश्ड, एंड काफी सारे चेंजेस आने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ देम। देखिए ऑयल प्राइसेस हमारा इट हैज इंक्रीज, अब जानते हैं $70 के आसपास हुआ करता था अराउंड 2 से 3 दिन पहले, एंड इट हैज इंक्रीज टू अराउंड $105 अ बैरल इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल एरेना के अंदर। सेकंड चीज, अगर आप हमारे स्टॉक मार्केट को देखेंगे, स्टॉक मार्केट हमारा सिर्फ एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 5% डिक्रीज हो गया। थर्ड चीज, अगर आप हमारे इंडियन रुपए को देखेंगे, इंडियन रुपए की वैल्यू हमारे यहाँ पर 76 पे पहुंच गई, 72 थी अभी कल, और 76 पे पहुंच गई, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो गया। द पॉइंट इज ये सब चीजें यहाँ पर हमेशा डिक्रीज हो रही है। द फोर्थ थिंग इज कि जो येलो मेटल है, येलो मेटल व्हाट इज येलो मेटल, दिस इज गोल्ड। तो गोल्ड जो होता है, गोल्ड की जो वैल्यू है लगातार 15 महीनों से हाई हो गई, मतलब लास्ट 15 महीनों में जितनी हाई नहीं हुई थी उससे ज्यादा हाई यहाँ पर पिछले 2 दिन के अंदर हुई है ना। देखिए ये सब चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन टेंशंस, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं, मतलब इनका जो डायरेक्टली सप्लाई चेंज हो रहा है, और इनका जो भी चीज एक्सपोर्ट्स वगैरह वो चेंज हो रही है, उसके कारण प्राइसेस भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। देखिए एक चीज हम जानते हैं कि जो डोमेस्टिक हमारे स्टॉक्स वगैरह हैं वो पिछले सिर्फ आज से नहीं 2-3 महीनों से लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज लोगों को डर तो बहुत दिनों से लग रहा है। देखिए हम जानते हैं कि इस चीज का जो फियर है, द फियर ऑफ वॉर, वो काफी दिनों से चल रहा था कि रशिया शायद यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे, और ये काफी दिनों से हो रहा था। नो ये अटैक कब होगा ये किसी को पता नहीं था, बट देयर वाज एमिनेंट थ्रेट कि अटैक हो सकता है। इसके कारण जो हमारे स्टॉक इंडाइसेस है वो ऊपर नीचे हो रहे थे, उसी चीज में बेसिकली 5% फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो गया, जैसे हमने पीछे बात की। नाउ एक चीज और समझिए, अभी भी वॉर ये खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटी है वो खत्म नहीं हुई है। इसके कारण जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह है दे आर स्टिल ऑन द एज। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी अगर फिर से वॉर होता है तो बहुत सारी रशियन कंपनीज ऐसी है जहां से स्टॉक्स को खींचा जा सकता है, जहां ऐसे बहुत सारी चाइनीज कंपनी है जहां से शायद स्टॉक्स को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसी बहुत सारी यूएस की कंपनी है जहां से स्टॉक को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसी बहुत सारी यूक्रेन की कंपनीज है जहां से स्टॉक को बाहर निकाला जा सकता है। द पॉइंट बीइंग फिर अभी भी स्टॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, अभी भी स्टॉक्स यहाँ पर बहुत सारा चेंज हो सकता है। तो दिस विल एक्चुअली डिसाइड कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो रिसेंटली वोटिंग हुई है उसके अंदर किस तरीके का डिप्लोमेटिक फॉलोआउट होता है, जो कंट्रीज वगैरह है वो किस टाइप के सैंक्शन लगाती है रशिया के ऊपर, किस तरीके से इस पर्टिकुलर वॉर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड अपने सैंक्शन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है, और किस तरीके से रशिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है।
राइट नाउ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इंडिया हैज प्रेफर्ड नॉट टू टेक अ साइड। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंदर बताया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 15 मेंबर्स थे उसके अंदर इंडिया ने किसी का भी साथ नहीं दिया है, ना ही रशिया का साथ दिया है, ना ही यूक्रेन का साथ दिया है। देखिए, व्हेनेवर यू आर अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ना, एंड व्हेनेवर यू आर अ पार्ट ऑफ अ वोटिंग regime, मतलब जब आप एक वोटिंग का पार्ट होते हैं, यू हैव 3 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू सिंपली से a yes, second is to say no, and third is to abstain from voting. What is the meaning of abstain from voting? मतलब despite being present in the house, you are not voting. हाउस में बैठे होने के बावजूद आप यहाँ पर वोटिंग नहीं करते हैं, एंड दैट इज थिंग, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग के अंदर एब्सटेन करना। तो इंडिया ऑल्दो हाउस के अंदर बैठा हुआ था, बट इसके बावजूद इंडिया ने यहाँ पर किसी भी टाइप का स्टांस नहीं लिया है, ना इसने रशिया को सपोर्ट किया, ना इसने यूक्रेन को सपोर्ट किया। देखिए, ऑल्दो इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज ऑब्वियसली सेड डिफरेंट थिंग्स जिसके थ्रू उसने यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश की है। द पॉइंट बीइंग, देखिए, एक्चुअली इंडिया वांट्स टू डीएस्केलेट दिस पर्टिकुलर वॉर। इंडिया चाहती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको डिस्कलेट किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके लिए जो मिस्टर मोदी थे उन्होंने मिस्टर पुतिन से बातचीत की और टेलीफोन के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उनको स्टैंड डाउन करने को बोला, उनको रिक्वेस्ट किया था, बट द पॉइंट इज कि एज वी ऑल नो पुतिन हैज नॉट स्टैंड डाउन एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जो रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगते हैं तो उसके इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होंगे। पहली बात तो देखिए, इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट इसके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ट्रेड फाइनेंसिंग, हमारा बहुत सारे ट्रेड वगैरह होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होता है रशिया में जाता है, रशिया से आता है, बहुत सारे यहाँ तक कि बैंकिंग ट्रांसफर वगैरह है, ये सब कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर रशिया के बहुत सारे बैंकिंग चैनल्स को सैंक्शन के अंदर रख दिया गया है, मतलब बैंकिंग चैनल्स को बंद कर दिया गया है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज स्विफ्ट। व्हाट इज स्विफ्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, स्विफ्ट एक टाइप का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, समझिए, स्विफ्ट एक टाइप का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंटर बैंक्स के अंदर यूज होता है। मतलब जैसे बैंक 1 है और बैंक 2 है, तो मान लीजिए बैंक 1 और बैंक 2, मान लीजिए बैंक 1 को बैंक 2 को कोई भी मैसेज सेंड करना है, तो इट कांट जस्ट सेंड दैट पर्टिकुलर मैसेज ऑन व्हाट्सएप या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं भेज सकता, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। सो वो इतना ज्यादा डेटा जो है किसी भी नॉर्मल सर्वर के ऊपर लीक नहीं कर सकता, मतलब राइट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को मतलब ध्यान में रखते हुए स्विफ्ट एक बहुत ही ज्यादा जो एडवांस्ड वर्जन ऑफ इस टाइप का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो हैक प्रूफ माना जाता है। इस पर्टिकुलर स्विफ्ट को, इस चीज को यूज किया जा रहा है किसी भी मतलब 2 बैंकिंग चैनल्स जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी 2 बैंकिंग चैनल्स है उसके बीच में यूज किया जाता है अपने मैसेजिंग वगैरह को इंश्योर करने के लिए कि वो बिल्कुल सेफ है। नाउ राइट नाउ रशिया को इस पर्टिकुलर स्विफ्ट के मैकेनिज्म से बाहर निकालने की बात की जा रही है। देयर हैज बीन अ कॉल। देखिए, आपको ध्यान रखना, स्विफ्ट से अभी तक बाहर निकाला नहीं गया है, फाइल राइट नाउ बातचीत चल रही है और लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि रशिया को इस पर्टिकुलर स्विफ्ट से बाहर निकाल दो। ठीक है, एक चीज आप समझ गए। सेकंड चीज, ऑल्दो रशिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है वो डायरेक्टली उसके अभी तक टारगेट नहीं किया गया। इसका रीजन मैं आपको पीछे बताया था। रीजन इसका ये है कि यूरोपियन यूनियन में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ये हैं जो कि रशिया के ऊपर डायरेक्टली, और यहाँ पे जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो तो 100% डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली इस चीज को बंद नहीं कर सकती। तो रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया है, मतलब पॉइंट इसकी बाकी जितने भी चीजें हैं, बैंक्स वगैरह हो गए, जितने भी पोर्ट्स वगैरह हो गए, उन सबको बंद करने की बात की जा रही है। नो, इंडिया का इंपोर्ट समझते हैं। इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, वी ऑल नो दैट, राइट। रशिया से ऑयल खरीदते हैं, बट हम जो ऑयल खरीदते हैं रशिया से उतना ज्यादा नहीं खरीदते, तो टेक्निकली हम इस पर्टिकुलर चीज को वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर राइट नाउ शॉर्ट टर्म के अंदर रशिया अगर इंडिया को ऑयल इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना बंद कर भी दे, या फिर किसी कारणवश अगर रशिया का पूरी तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट होना बंद हो भी जाए, तो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ ऑयल जो है हम रशिया से खरीदते हैं। इसके अलावा वी हैव अलग मतलब जो बाकी सोर्सेज, वी हैव सऊदी, वी हैव वेनेजुएला, वी हैव ईरान, वी हैव इराक, नॉट एक्चुअली ईरान, वी हैव इराक, वी हैव सऊदी, ये सब कंट्रीज हैं, इन सबसे हम डायरेक्टली ऑयल खरीदते हैं। देखिए, ऑयल का तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, बट देयर आर 2 थिंग्स जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है। फर्स्ट थिंग इज फर्टिलाइजर एंड सेकंड इज कॉल्ड सनफ्लावर ऑयल। फर्टिलाइजर का प्राइसेस हमारे यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। फर्टिलाइजर के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। फर्टिलाइजर का डायरेक्ट जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है, जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट आता है, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया अगर यहाँ पर ये बेचना बंद कर देगा तो हमें प्रॉब्लम शुरू होगी। सेकंड चीज, सनफ्लावर ऑयल, जो आप घर में जो सरसों का तेल खाते हैं, सरसों का तेल, दैट पर्टिकुलर थिंग दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया से अगर वो आता है, तो रशिया का अगर सप्लाई बंद हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे हाउस होल्ड का जो तेल है, दैट हैज ऑलरेडी टच ऑलमोस्ट पीक उन्होंने टच कर दिया। ये चीजें और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। राइट नाउ जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया को वो बहुत ही कम है। इट इज लेस देन मतलब 1% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स। बट द पॉइंट इज कि 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल, बिकॉज फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन का सेक्टर जो है वो रशिया को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सेकंड इज टी सेक्टर, मतलब चाय पत्ती जो एंड ऑल है वो सब हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एंड टी कि बहुत एक बड़ा जो मार्केट है हमारे लिए रशिया है, और रशिया अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बंद करता है तो हमें इन दोनों चीजों में यहाँ पे खतरा होने वाला है। तो इंपोर्ट में हमने 2 चीजें समझी, फर्टिलाइजर एंड सनफ्लावर ऑयल, और एक्सपोर्ट में हमने 2 चीजें समझी, फार्मास्यूटिकल वी हैव एंड वी हैव टी इंडस्ट्री। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंपोर्ट में एंड एक्सपोर्ट में क्या क्या एक्जैक्टली हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, दीज आर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। देखिए,
इसके अलावा जो फ्रीट रेट्स है, फ्रीट का मतलब होता है जो भी आप सामान वगैरह एक जगह से सेकंड जगह लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीट। तो जो फ्रीट रेट है वो भी लगातार इंक्रीज होंगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑयल सप्लाई। ऑयल यहाँ पे कम हो रहा है तो ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली फ्रीट का रेट इंक्रीज होगा। सिमिलरली जो यहाँ पे टेंशन वगैरह चल रही है उसके कारण इंक्रीज होगा। तो उन सब के कारण क्या होगा, जो ये सब चीजें एक्सपोर्ट्स यहाँ पर धीरे धीरे लेस कॉम्पिटेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में समझिए, अगर दो डिफरेंट कंपनीज है, दोनों यहां पर अपना सामान बेच रही है, और अगर एक पर्टिकुलर कंपनी को ज्यादा महंगा पे मतलब सामान बेचना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज उसका मतलब जो ऑयल का प्राइस है वो ज्यादा है, तो समझिए उसका तो कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बाहर हो गया, तो कॉम्पिटिशन तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। सिमिलरली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण जो इंडिया का जो बेसिकली ऑयल का इंपोर्ट डिमांड है वो कहीं ना कहीं तो जरूर इंक्रीज हो जाएगा, ऑल तो बहुत कम होगा बट इंडिया का इंक्रीज तो जरूर होगा। सेकंड चीज, गोल्ड के इंपोर्ट यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। देखिए गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण इंडियन रुपी है उसके ऊपर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ रहा है। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली गोल्ड को यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए गोल्ड जो है ना, गोल्ड एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है, और गोल्ड की जो टॉप 3 जो सप्लायर्स हैं, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सेकंड नंबर पे चाइना एंड थर्ड नंबर पे रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, जस्ट रिमेंबर दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्रीलिम्स पार्ट में। समझिए, अगर रशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, तो अगर रशिया यहाँ पर गोल्ड को सप्लाई करना बंद कर देगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दीज ऑल थिंग्स, रशिया का यहाँ पर माइंस वगैरह बंद हो गई होंगी, राइट, रशिया का यहाँ पर जो भी चीजें वो सब बंद हो जाएंगी, तो उसके कारण सप्लाई बंद हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, गोल्ड का सप्लाई वर्ल्ड मार्केट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, उसके कारण ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यू नो द कोरिलेशन कि एग्जैक्टली किस तरीके से सप्लाई नीचे होने के कारण प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा देखते हैं जो ट्रेड एंड अकाउंट जो इंडिया का है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। ऑल देखिए, ऑल्दो हमारा फॉरेक्स रिजर्व हम जानते हैं, हमने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिस्कस किया था कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, वी हैव ऑल्दो ऑलमोस्ट जस्ट $600 बिलियन, बट द पॉइंट इज कि इसके बावजूद जो हमारा ट्रेड एंड जो करंट अकाउंट है वो शॉर्ट टर्म में वो प्रॉब्लम होने वाला है, और जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ने वाला है। इंडिया का बिगेस्ट कंसर्न क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है दैट इज ऑयल प्राइसेस जो बढ़ेंगे, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होगा। देखिए जो हमने इस बार बजट बनाया था, हमने इसके बारे में कल भी बात की थी, आपको याद होगा, जो हमने इस बार बजट बनाया था हमने अपने ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को 8 से 8.5% रखा था। नाउ जो हम इस ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को डिसाइड कर रहे थे तो हमने एक चीज को यहाँ पर कांस्टेंट माना था, दैट वाज कि जो ऑयल है उसके प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, उसके प्राइसेस मैक्सिमम $75 एक बैरल के लिए जाएंगे। बट वी एज यू ऑलरेडी नो कि 75 से ऑलरेडी इंक्रीज होकर 105 पहुंच चुका है। नाउ दिस इज जस्ट जब 2 दिन हुए हैं वॉर को लेकर, अगर सोचिए वॉर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो सोचिए हमारे बजट ने डिसाइड किया था कि $75 पर बैरल के हिसाब से अगर ऑयल बिकता है तो हम ऑलमोस्ट 8.8 से लेकर 8.5% तक ग्रोथ अचीव करेंगे, बट ये चीज ऑलमोस्ट $30 इंक्रीज हो चुका है इन अ सिंगल डे। तो ये चीजें हमारे ग्रोथ को कितना ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, हमारी ग्रोथ कैसे कैसे धीरे धीरे नीचे आएगी। सेकंड चीज देखिए, हम जानते हैं कि ऑयल के कारण हमारे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन समझिए, हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% का जो ब्रैकेट है उसको पार कर गया है। आपको याद होगा हमारा जो रेंज होता है दैट इज 2 से 6% के आसपास में। ठीक है, अभी 6% का जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी ब्रैकेट पार कर चुका है। सेकंड चीज, ऑयल प्राइसेस पिछले 2 दिनों के अंदर 11% हाई हो गया। नाउ अगर ऑयल प्राइसेस 11% हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन हमारा ऑलरेडी पीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमारा कहीं ना कहीं जो 6.01% है इससे भी ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन जाने वाला है? हो सकता है कि हमारा इस बार इन्फ्लेशन 6.25% तक पहुंच जाए। अगर इन्फ्लेशन यहां तक पहुंच जाता है तो ऑब्वियसली देन जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इट नीड्स टू डू इमरजेंसी मीटिंग, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे स्टांस को चेंज करने की जरूरत होगी। सिमिलरली अगर आप फिस्कल साइड में देखेंगे, फिस्कल साइड मतलब जो गवर्नमेंट जो पैसे वगैरह खर्च करती है उस साइड में देखेंगे, तो ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज बीन कंजर्वेटिव टिल नाउ। कंजर्वेटिव मतलब जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दे रही है गवर्नमेंट, बट जैसे ही यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे प्रॉब्लम यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगी। बजट का जितना भी एस्टिमेट्स है वो सबका सब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए इंडिया के पास एक सिंगल तरीका होगा। अगर इन्फ्लेशन को बचाना है तो इंडिया को अपने खुद के डोमेस्टिक फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस है, आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि वैट के टैक्सेस काफी ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट ₹30 के आसपास वैट है हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट। तो जो भी ₹30 के टैक्सेस हैं, वैट है, उस चीज को यहाँ पर रिड्यूस करना होगा। अगर गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस कर लिया तो ऑल्दो इन्फ्लेशन तो रुक जाएगा, बट गवर्नमेंट के पास फिर पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास फिर रेवेन्यू नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, फिर गवर्नमेंट डिफरेंट चीजों को कैसे करेगी? समझिए, अभी हम सिर्फ रशिया यूक्रेन के टेंशन के बीच में नहीं है, वी आर ऑल्सो अमिड्स द कोविड-19 रिकवरी। हम अभी तक कोविड से पूरी तरीके से बाहर निकले नहीं है, राइट? हम अगर कोविड से बाहर निकले तो हम ऑल्दो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तो हम ऑलरेडी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमारा मार्केट ऑलरेडी डिस्टॉर्ट हो चुका है। अब सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने एक और आ गई है, रशिया यूक्रेन, जहां पर फिर से हमारा मार्केट और ज्यादा डिस्टॉर्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये हमने बात की एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। ये थे हमारे दोनों आइटम्स। आई होप आपको रशिया और यूक्रेन का टेंशन एग्जैक्टली समझ आ रहा है। लेट्स प्रे कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर जो टेंशन है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, ये जो भी इश्यूज वगैरह चल रही हो मतलब इश्यूज सॉल्व हो जाए। बट द पॉइंट इज इन शॉर्ट टर्म वी नीड टू हैव सम डिप्लोमैटिक चैनल्स। रशिया को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द ओनली सॉल्यूशन वी हैव इज डिप्लोमैटिक चैनल्स। नाउ इस डिप्लोमैटिक चैनल्स को कोई एक कंट्री यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकती है। वी नीड टू एक्चुअली स्टैंड टुगेदर। इंडिया को आना होगा, यूएसए को आना होगा, जितने वेस्टर्न कंट्री जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट रखती है उसको आना होगा, नेटो के ग्रुप को आना होगा,
स्पेशली इन सबके साथ साथ में रशिया को आना होगा। वी नीड चाइना, वी नीड यूक्रेन, एवरी सिंगल कंट्री को हम एक सिंगल टेबल पे लेके आ सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए, स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर वॉर इज नॉट द ओनली थिंग, बट एक्चुअली हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोचना होगा। वी नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म। हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। रशिया के जितने भी कंसर्न्स वगैरह उसको सॉल्व करके, यूक्रेन की कंसर्न को सॉल्व करके हम इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ना होगा। आई होप आपको दोनों ही टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं, दोनों ही टूल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, ठीक है? हम उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द डिस्कशन। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।